Hello everyone. So now we are going to start our second module of the subject structural mechanics. So basically second module में हमें basically तीन topics cover करने हैं. First one is stress in beams, second one is deflection in beams, and the third one is torsion. तो पहला टॉपिक जो है हमारा स्ट्रेसेस इन बीम्स, मतलब बीम्स में कितने तरीके की स्ट्रेसेस जनरेट हो रही है. बेसिकली एक बीम होता है तो वो होता क्या है, उसमें कहाँ कहाँ पे कौन सी एंड सपोर्ट्स होते हैं, रिएक्शंस कैसे लगती हैं, ये सारी चीजें हम इसमें पहले टॉपिक के अंदर कवर करेंगे. सेकंड वन इज डिफ्लेक्शन इन बीम्स. इसमें हमें इक्वेशन ऑफ इलास्टिक कर्व, कैंटिलीवर एंड सिंपली सपोर्टेड बीम. कैंटिलीवर के लिए और सिंपली सपोर्टेड के लिए, जो कि बीम का हमारा टाइप होता है, उसके लिए हमें डिफ्लेक्शन निकालना है मैकॉलेज मेथड के थ्रू और एरिया मूवमेंट मेथड के थ्रू. थर्ड हमारा है टॉर्जन, रिव्यू ऑफ टॉर्जन, कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्जन ऑफ सॉलिड एंड हॉलो शाफ्ट्स. सॉलिड और हॉलो शाफ्ट्स के लिए हमें टॉर्जन कैलकुलेट करना है. तो बेसिकली second module is all about these three topics. First one is stress in beam, second one is deflection of beams, and the third one is torsion. ये सारी चीजें हमें second module में यहाँ पे cover करनी है. So start करते हैं हम basically beam से कि beam होता क्या है, और beam के basics से start करके धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे. So here is the topic bending of beams. So उसके पहले हम उसका introduction जानेंगे. So basically beams क्या होते हैं हमारे, bars subjected to transverse loads, planar and slender members. planar या slender member होगा उसको आप beams को कह सकते हैं, या फिर ऐसी बार जो subjected हो transverse load, उस पे transverse load लग रहा हो. Support and conditions क्या होती हैं उसके लिए, identified by the resistance offered of force. Clear? बेसिकली सपोर्ट वो हो गया उसके कि जहां जिस भी जो भी वो बीम है वो किस उसकी एंड कंडीशंस क्या है. वो कई तरीके की यहाँ पे बेसिकली तीन तरीके की दी हुई हैं. फर्स्ट वन इज रोलर, सेकंड वन इज पिंस, थर्ड वन इज फिक्स सपोर्ट. सो बेसिकली हियर इज द फिगर जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि उसमें कैसे कैसे आप किस तरीके से रिएक्शंस लगती हैं जब हमारे एंड सपोर्ट कंडीशन अलग अलग होती है. सो फर्स्ट वन इज, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द रोलर सपोर्ट इन दिस फिगर, ये देखिए एक बीम है आपका और ये रोलर सपोर्ट पे अगर ये है तो उस पर सिर्फ एक ही रिएक्शन लगेगी अपवर्ड डायरेक्शन में, जो कि वर्टिकल रिएक्शन लगेगी खाली एक. अगर सिर्फ बात करेंगे आप रोलर की. पिंस रेजिस्ट फोर्सेस इन एनी डायरेक्शन ऑफ द प्लेन. अगर पिन जॉइंट है या सिंपली सपोर्टेड है तो उसमें दो रिएक्शन आपकी लगेंगी, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक वर्टिकल डायरेक्शन में. सेम एज इट इज if we are talking about the fixed support, resistance force in any direction on resist moments also. अगर आप फिक्स सपोर्ट की बात करेंगे तो उसका नोटेशन कुछ इस तरीके से होता है, उसमें एक आपकी हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा, एक वर्टिकल फोर्स लगेगा और एक मोमेंट लगेगा. यहाँ पे m से दिखाया गया है. ये है आपका एक्सियल रिप्रेजेंटेशन y एंड x एक्सिस, और ये तीन फिगर्स आपके जो कि रोलर सपोर्ट, पिन सपोर्ट और फिक्स सपोर्ट, इन तीनों को अलग अलग रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ओके, सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द बीम कि बीम हमारा होता है और उसमें एंड कंडीशन या सपोर्ट्स किस किस तरीके से हो सकते हैं. बेसिकली रोलर, पिन या फिक्स सपोर्ट, ये तीन चीजें हैं. इन्हीं के इसी के रिगार्डिंग हमें आगे चल के न्यूमेरिकल जो भी हम सॉल्व करेंगे वो भी इसी के रिगार्डिंग करेंगे, और ये इसका बेसिक टर्मिनोलॉजी है सपोर्ट्स की या एंड कंडीशन की एक पर्टिकुलर बीम पे. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ बीम्स. सो बेसिकली अकॉर्डिंग टू द स्टैटिकली डिटर्मिनेट या इनडिटर्मिनेट हो सकते हैं. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर और द स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम्स, then we can say that equilibrium condition sufficient to compute reactions. जो भी उसकी equilibrium condition बनेगी, it means horizontal force जितना लग रहा है उसका समेशन जीरो हो, या फिर जितना वर्टिकल फोर्स लग रहा है उसका समेशन जीरो हो. सिंपली सिग्मा fx इज इक्वल्स टू जीरो, fy इज इक्वल्स टू जीरो. सो अगर स्टैटिकली डिटरमिनेट है तो वो इक्विलिब्रियम कंडीशन जो उसकी होंगी वो रिएक्शन उसकी जितने भी लग रहे होंगे उस पे वो कंप्यूटेशन के लिए अप्रोप्रिएट है. बट if we are talking about the statically indeterminate structure, then deflection along with equilibrium equation should be used to find out reactions. अगर इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है तो उसमें आप यूनिट लोड लगा के, जैसे कि अगर स्ट्रक्चर एनालिसिस में आप आगे पढ़ेंगे कि यूनिट लोड लगा के उसका डिफ्लेक्शन निकाल लेते हैं, और यही डिफ्लेक्शन आगे चल के हमें रिएक्शन जो लग रही होंगी उस पर्टिकुलर बीम पे वो कैलकुलेट करने में मदद करती है. सेकंड वन इज क्रॉस सेक्शनल शेप. क्रॉस सेक्शनल शेप के बेसिस पे आप बीम को कैसे कैसे
क्लासिफाई कर सकते हैं, दैट इज आई शेप, टी शेप, सी शेप और अदर क्रॉस सेक्शन। आगे चल के इसका फिगर भी मैं आपको दिखा दूंगा इसी में, यहाँ क्रॉस सेक्शन शेप के रिगार्डिंग आप बीम को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। Third one is depending on the supports. If we are talking about the supports, then beam is also classified as in three types. First one is simply supported. इसको आप ये भी कह सकते हैं कि pinned at one end and roller at the other end. मतलब एक एंड पे वो पिन जॉइंट पे है, सेकंड एंड पे बीम आपका रोलर सपोर्ट पे है, तो उसको आप सिंपली सपोर्टेड कह सकते हैं। कैंटिलीवर फिक्स्ड एट वन एंड एंड अदर एंड इज फ्री, मतलब एक एंड बीम का फिक्स कर देंगे आप और सेकंड जो पोर्शन रहेगा उसका वो फ्री एंड रहेगा। थर्ड वन इज फिक्स्ड बीम, बोथ एंड्स फिक्स्ड। अगर फिगर की बात करें आप तो ये देखिए यहाँ पे आपका फिगर बना हुआ है, दैट फर्स्ट वन इज सिंपली सपोर्टेड, सेकंड वन इज जिस क्योंकि देखिए एक तरफ आप दोनों तरफ आपका पिन जॉइंट है या दोनों तरफ आपका रोलर हो सकता है, तो ये आपका सिंपली सपोर्टेड हो गया। सेकंड आपका देखिए एक तरफ से ये देखिए फिक्स है यहाँ पे, सेकंड एंड आपका फ्री है, ये आपका हो गया कैंटिलीवर बीम। थर्ड वन इज बोथ एंड्स आर फिक्स, ये देखिए यहाँ पे ये एंड और ये एंड दोनों फिक्स्ड है, तो इसको आप कहेंगे फिक्स्ड बीम। क्लियर? सो बेसिकली दिस इज द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ द बीम, जो उसकी हमें आगे स्ट्रक्चर में कई जगह पे जरूरत पड़ती है या फिर हम न्यूमेरिकल सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे हमें ये सारी चीजें आगे मिलेंगी। नाउ द कैलकुलेशन ऑफ बीम रिएक्शन, की बीम की रिएक्शन जो हम निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे। व्हेन ऑल द फोर्सेस आर अप्लाइड इन अ सिंगल प्लेन, द थ्री इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम आर अवेलेबल फॉर एनालिसिस। जब भी कोई फोर्स लग रहा होगा किसी एक एक्सिस के अलोंग, देन सिंगल प्लेन के अलोंग, देन ये जो तीन इक्वेशन आपकी आगे लिखी हुई है, दीज आर used for the further analysis, and these three equation of static equilibrium are performed to find the reactions. First one is sigma fx is equals to 0, second one is sigma fy is equals to 0, and moment is equals to moment का summation 0। ये हम पहले ही आपको इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम की जो तीन इक्वेशन है, ये आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके उनका समेशन जो होता है वो 0 आएगा। Employing these, the reactions at support could be find out। ये तीन इक्वेशन अगर आप लगा देंगे तो सपोर्ट पे जो रिएक्शंस जितनी भी आएंगी वो कैलकुलेट हो जाएंगी इजीली। प्रोसीजर फॉर कंप्यूटिंग फोर्सेस एंड मोमेंट्स। अब अभी तो बात हो गई कि एंड पे कितना लोड लग रहा है या कितनी रिएक्शन निकल रही है, उसको कैलकुलेट करने के लिए आप ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस का यूज करेंगे। बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर कंप्यूटिंग द फोर्सेस एंड मोमेंट्स व्हिच आर परफॉर्म्ड इन अ पर्टिकुलर बीम। सो फॉर अ बीम विद ऑल फोर्सेस इन वन प्लेन, थ्री फोर्स कंपोनेंट्स आर इंटरनली डेवलप्ड। एक कोई बीम है, अगर उस पर कोई एक फोर्स लग रहा है एक प्लेन में, तो ये तीन चीजें जनरेट होंगी। फर्स्ट वन इज एक्सियल फोर्स, एक्सिस के अलॉन्ग जो फोर्स लगेगा, सेकंड वन इज शियर फोर्स, थर्ड वन इज बेंडिंग मोमेंट। प्रोसीजर आर टू एस्टेब्लिश टू फाइंडिंग दीज क्वांटिटीज। इन तीनों के लिए आगे जो प्रोसीजर है वो इसमें बताया गया है। तो पहला मेथड जो है डायरेक्ट मेथड या मेथड ऑफ सेक्शन है, उसमें हम क्या करेंगे, फाइंड रिएक्शंस एट सपोर्ट फॉर द कैंटिलीवर as shown in figure, subjected to UDL means uniformly distributed load. So if we are talking about the this figure, then what should we do? Cut the cantilever along section A and obtain free body diagram as given in figure next figure। मतलब ये फिगर आपको दिया गया है, अगर एक कैंटिलीवर का, इस कैंटिलीवर पे एक एंड फिक्स्ड है, अदर एंड फ्री है, और इस पे अगर आपका यूडीएल लग रहा है, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है, तो आप क्या करेंगे, मेथड ऑफ सेक्शन के थ्रू इसको एक बीच से एक सेक्शन काट लेंगे ए सेक्शन का, और उसके बाद इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो जब हम ऊपर वाला जो फिगर हमने दिखाया था, एक कैंटिलीवर है जिसपे यूडीएल ओवरऑल पूरे बीम स्पैन पे लग रहा है, उसका अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे एक सेक्शन एक काटने के बाद, तो देखिए डब्ल्यू यूडीएल लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है, उसको आपने माइनस डब्ल्यू कर दिया साइन कन्वेंशन के थ्रू। उस डब्ल्यू की वजह से कुछ ना एक यहाँ पे फ्री एंड पे कोई ना कोई एक रिएक्शन जनरेट होगी, दैट इज शियर ऊपर जनरेट होगा, दैट इज वी, और एक मोमेंट आपका यहाँ पे जनरेट होगा। The segment of the beam shown in figure the above figure is in equilibrium under the action of external force and internal forces and moments. So basically if we are going for the summation of y axis equals to 0, gives that b is equals to upward जा रहा है एंड डाउनवर्ड में आपका क्या आ रहा है, w कितने डिस्टेंस तक, x डिस्टेंस तक, तो v इज इक्वल टू w इंटू एक्स, और w आपका माइनस में है, माइनस डब्ल्यू एक्स हो गया।
एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द मोमेंट, देन व्हाट शुड वी डू, गिव्स m आपका, ये देखिए यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, m माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स बाई टू, क्योंकि हम यूडीएल के केस में ही करते हैं, w जितनी डिस्टेंस पे लग रहा है और डिस्टेंस का आधा, तो w इंटू एक्स बाई टू इज इक्वल टू 0। या फिर अगर सिंपली ये कहा जाए कि मोमेंट कितना निकल रहा है, तो m इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई टू आ जाएगा, क्योंकि सिंपली यूडीएल का केस है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये m कैलकुलेट होके आ गया। सो बेसिकली मोमेंट ऑफ डायरेक्ट मेथड या फिर मेथड ऑफ सेक्शन के थ्रू आप यही करेंगे कि ओवरऑल बीम को एक सेक्शन के थ्रू आप कट कर लेंगे और हर सेक्शन के रिगार्डिंग उसको अलग अलग रिएक्शन फाइंड करते हुए आगे चलते चले जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन हम कैसे कैसे साइन, अगर लोड आपका लग रहा है डाउनवर्ड या अपवर्ड, तो उसको किस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे। अब साइन कन्वेंशन की बात यहाँ चल रही सिर्फ शियर फोर्स के लिए। सो हम अगला फिगर रेफर करेंगे अपना, कि जो शियर फोर्स हमारा लग रहा है कैंटिलीवर में, दैट इज डाउनवर्ड, एंड उसको लिया गया है पॉजिटिव में, ठीक है। सेम एज इट इज अगर शियर की बात करी जाए फ्री के लिए, तो नेगेटिव वी इधर और डाउनवर्ड में और अपवर्ड में भी सेम। अगर आप पॉजिटिव ले रहे हैं तो डाउनवर्ड में पॉजिटिव और अपवर्ड में भी पॉजिटिव, और ये रहा एक्सियल रिप्रेजेंटेशन इसका। उसके बाद साइन कन्वेंशन, अगर मोमेंट की बात करेंगे तो मोमेंट देखिए यहाँ पे ये क्लॉकवाइज है, ठीक है। इधर अगर प्लस एम लग रहा है तो इधर भी प्लस एम लगेगा। सेम एज इट इज अगर इधर डाउनवर्ड में एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है तो ये भी डाउनवर्ड में एंटी क्लॉकवाइज इधर माइनस एम का लगेगा। ये रहा इसका एक्सियल रिप्रेजेंटेशन। एंड दीज टू फिगर्स सैगिंग, यहाँ पे सैगिंग दिखा रहा है, बीम रिटेन्स वाटर, मोमेंट इज पॉजिटिव, अदरवाइज बेंडिंग मोमेंट इज नेगेटिव। एंड इन दिस फिगर, ये फिगर में बेंडिंग मोमेंट नेगेटिवली है, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव लिया गया है। ये सैगिंग का केस है, ये हॉगिंग का केस है, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका हो गया साइन कन्वेंशन, कि आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त किस तरीके से मोमेंट को या शियर फोर्स का साइन कन्वेंशन कैसे आप करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, कि किसी भी एक बीम में कई तरीके के लोड्स लग रहे हैं, उस पर आप कई तरह रिएक्शन बाद में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसके लिए आप उसका शियर फोर्स डायग्राम या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे। प्लॉट ऑफ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट वैल्यूज ऑन सेपरेट डायग्राम्स कुड बी ऑब्टेन्ड, magnitude and location of different quantities can be easily visualized. SFD and BMD, basically known as shear force diagram and bending moment diagram, are essential for designers to make decisions on the shape and size of a beam. तो बेसिकली SFD BMD से ये भी होता है कि हमें जो शेप देना है बीम का वो किस तरीके का देना है। सेकंड थिंग इज दैट कि आगे जो कई सारे एग्जांपल दिए गए हैं उसके थ्रू हम SFD BMD कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये अल्टरनेट अप्रोच भी बोलते हैं इसे। बीम्स एलिमेंट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ बीम जिस पे W यूनिट का लोड लग रहा है अपवर्ड की ओर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्री बॉडी डायग्राम जब इसका आप बनाएंगे ऑफ एलिमेंट, इसका एक छोटा एलिमेंट लेंगे dx, इस पूरे, ये तो ओवरऑल था आपका, इसका आपने एक छोटा सा एलिमेंट लिया dx विच इज कट फ्रॉम अ लोडेड बीम। इस फिगर से इसका एक छोटा सा पोर्शन ले लिया गया, तो ये W जो था W dx हो जाएगा, V इधर रहेगा, V प्लस dV इधर हो जाएगा, मोमेंट इधर लग रहा है तो इधर भी मोमेंट M प्लस dm लगेगा, क्योंकि ओवरऑल मोमेंट तो लग ही रहा था, प्लस छोटे पोर्शन की वजह से उसका एक पार्शियल फैक्टर ऐड हो गया है शियर फोर्स में भी और मोमेंट में भी, ठीक है। नाउ फ्रॉम द equilibrium condition in y direction, sigma fy is equals to 0 gives the result which is v plus w into dx, अपवर्ड जा रहा है, माइनस माइनस इस वजह से लगेगा क्योंकि डाउनवर्ड में है, माइनस v प्लस डी वी इज इक्वल टू 0। या फिर इसको सॉल्व करेंगे आप तो dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू w, ऐसे भी पता है कि अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो w आएगा। एंड सेम फॉर द मूवमेंट, इफ वी आर टेकिंग एज m प्लस dm, ये आपका पॉजिटिव में जा रहा है, माइनस वी इंटू डी एक्स, माइनस वी इंटू ये डी एक्स इसकी लेंथ हो गई, माइनस m, ये देखिए m, ये माइनस इधर जा रहा है तो ये क्लॉकवाइज जा रहा है, इसको आपने माइनस ले लिया है।
माइनस डब्ल्यू इंटू डी एक्स बाई टू, क्योंकि यूडीएल है ये और ये अपवर्ड डायरेक्शन में है तो इसको माइनस ले लिया गया। और यूडीएल का फॉर्मूला क्या होता है, जितनी लेंथ पे लग रहा होता है वो, जितना यूडीएल होता है वो मल्टीप्लाइड बाय जितनी लेंथ पे लग रहा होता है उसका आधा। तो डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू लोड हो गया, डी एक्स ये हो गया लेंथ तक का, डब्ल्यू इंटू डी एक्स बाई टू। देखिए यहाँ पे ये पूरा कैलकुलेट हो गया है फोर्स के रिगार्डिंग, मतलब शियर फोर्स के रिगार्डिंग भी और मोमेंट के रिगार्डिंग भी। इन दोनों की इक्विलिब्रियम कंडीशन ली और हमें ये दो इक्वेशन मिल गई यहाँ पे। ओके, उसके बाद अगर हम मोमेंट वाली इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करेंगे तो dm अपॉन dx इज इक्वल टू v, ये सॉल्व होके आ जाएगा। अब dw अपॉन dx इज इक्वल टू कितना आया था हमारा, वो प्लस dm अपॉन dx इज इक्वल टू v, इन दोनों इक्वेशन को रखेंगे तो हमारा आ जाएगा d2m अपॉन dx2 इज इक्वल टू v। ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट इज इक्वल टू 0 टू x w इंटू डी एक्स प्लस C1। एक बार इंटीग्रेट करेंगे, एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो m इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू x v इंटू डी एक्स प्लस C2 प्लस me, एक कोफिशिएंट आते जाएंगे वेयर me इज द एक्सटर्नल मोमेंट एक्टिंग, कितना एक्सटर्नल मोमेंट एक्ट कर रहा है वो निकल आएगा हमारा यहाँ पे कैलकुलेट होके। ओके, सो बेसिकली कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बेसिक इंटीग्रेशन किया गया है, दैट्स इट। So basically these above equations are shows that how we can resolve the any type of beam in shear force and bending moment respectively, कि हमें किसी भी बीम में shear force कितना लग रहा है, bending moment कितना लग रहा है, वो हम इसी तरीके से equilibrium condition लगा के force में और moment में दोनों में अलग अलग निकाल के हम moment और shear force दोनों अलग अलग calculate कर सकते हैं। So basically this is the basic terminology of a beam, कि बीम के क्लासिफिकेशन क्या है या बीम को किस तरीके से सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल में, वो यहाँ पे ये सारी चीजें बताई गई हैं। इसके बाद जो हमारा मेन और इम्पोर्टेंट टॉपिक है दैट इज थ्योरी ऑफ बेंडिंग, उसको हम आगे कवर करेंगे। So our next topic is theory of bending, which is also a very important topic. So basically in this topic we will study the general theory. So in this we can say that plane sections normal to the axis before bending remain plane and normal after bending also, मतलब जो बेंडिंग होगी हमारी वो कुछ इस रिस्पेक्ट में होगी कि प्लेन सेक्शन जो है वो पहले भी प्लेन था और बेंडिंग के बाद भी वो प्लेन ही है। जैसे कि इस बीम की अगर बात की जाए, यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ और ये पूरा एक बीम है अगर, ठीक है, इस पे ये मोमेंट लग रहा है, मोमेंट लगने के बाद जाहिर सी बात है थोड़ा सा बेंड होगा, तो बेंड होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, फ्रॉम फिगर this figure A B C D E F are sections which remain plane and normal। A B C D E F ये सेक्शन या प्लेन है जो कि बाद में भी देखिए आप यहाँ पे प्लेन ही है बेंडिंग के बाद भी, यही बात यहाँ पे बताई गई थी थ्योरी ऑफ बेंडिंग में, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। बीम इज सब्जेक्टेड टू प्योर बेंडिंग, मतलब बेंडिंग हो रही है, शियर इसमें बिल्कुल भी नहीं है। लॉन्गिट्यूडनल टॉप फाइबर आर इन कंप्रेशन एंड बॉटम फाइबर इन टेंशन, मतलब कि ये जो बीम था आपका, अगर आप फिगर आप देखोगे और बेंड होने के बाद ये कुछ ऐसे हो गया, कर्व हो गया, तो यहाँ पे जो इसका ये पोर्शन है बी डी एफ वाला, यहाँ पे टेंशन जनरेट होगा और ए सी ई वाला जो प्लेन है आपका, ये आपका कंप्रेशन शो करेगा। ओके, layers of fiber in between which is neither in tension or compression is called the neutral surface। Neutral axis is the intersection of such a surface with the right section through the beam। So basically neutral axis आपका या वो एक्सिस होगा जहां पे आपका ये बेंडिंग, यहाँ पे टेंशन या कंप्रेशन दोनों न्यूट्रल होंगे। ठीक है, तो वहां से जो प्लेन आपका निकल के आएगा दैट इज न्यूट्रल एक्सिस। क्लियर है, मैं फिर से बता देता हूं कि लेयर्स ऑफ फाइबर बिटवीन इन विच नीदर इन टेंशन और कंप्रेशन इज कॉल्ड द न्यूट्रल सरफेस। उस पूरे बीम में एक ऐसी लेयर होगी जहां पे ना कंप्रेशन होगा और ना ही टेंशन होगा, उसी प्लेन को आप कहेंगे या उसी एक्सिस को आप कहेंगे न्यूट्रल एक्सिस। सो बेसिकली दिस इज द बेसिक ऑफ द थ्योरी ऑफ बेंडिंग की बेंडिंग के बाद ये जो प्लेन्स हैं ये
बेंडिंग से पहले भी प्लेन थे और बाद में भी प्लेन है, इस पे कोई इफेक्ट नहीं आया। सेकेंड थिंग इज दैट कि जो भी ऐसी जगह होगी जहां पे इस बीम के अंदर ही जहां पे ना टेंशन जनरेट होगा ना कंप्रेशन जनरेट होगा, तो आप उसे कहेंगे दैट इज न्यूट्रल एक्सिस। Now we are proceeding for the basic assumptions of the theory of bending. Bending of theory में theory of bending में कुछ ना कुछ assumptions है, उसको हम इसमें पढ़ेंगे। Deflection of beam axis is small compared to the span of beam. Beam axis जो होगा उसका जो deflection होगा वो बहुत होगा इसके comparison में span of the beam. Beam के span के respect में वो काफी ज्यादा ही कम होगा। shear strain along the plane xy are negligible. जितना भी shear की वजह से जो strain generate हो रहा है वो negligible होगा। Effect of shear stress in plane xy on normal stress sigma x is neglected. shear stress का जो effect होगा वो negligible होगा। Even though pure bending is assumed, distribution of normal stresses at any given cross section doesn't get significantly changed due to non-uniform bending. ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप तो ये कह रहे हैं कि नॉर्मल स्ट्रेसेस जो होती हैं उनको आप नेग्लेक्ट कर देंगे, बट नॉन यूनिफॉर्म बेंडिंग अगर आपकी हो रही है तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेंगी और इन्हें आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो बेसिकली दिस इज द बेसिक थियरी ऑफ बेंडिंग और उसके अजम्पशंस कुछ इस तरीके से दिए गए हैं। आप क्लियर? सो फॉर प्योर बेंडिंग ऑफ बीम, beam axis deforms into a part of a circle of radius rho or r for an element defined by a infinite small angle d, and the fiber length is given by. So if we are talking about this figure, तो bending के में अगर हम बीम का एक छोटा सा पोर्शन अगर कट करते हैं तो हमारा यहाँ पे ये जो इसका पोर्शन था यहाँ से अगर इसको देखा जाए तो ये एंगल डी थीटा बना रहा है, रेडियस आर है। बीम सेक्शन की जो ये लेंथ ली गई दैट इज वाई, और यहाँ आउटर जो है वो ds लिया गया है, इनर ds डैश लिया गया है। सो एज वी नो दैट बाय द फॉर्मूला ds इज इक्वल्स टू r into d theta, and d theta upon ds is equals to 1 upon r is equals to k हमने यहाँ पे ले लिया, where r is equals to radius of curvature this, and k is the axis curvature. For a fiber located at a radius r dash, for a fiber located at a radius r dash where r dash is equals to r minus y, r dash आपका हो जाएगा यहाँ से लेके ओवरऑल पूरा यहाँ तक का, ठीक है। ओवरऑल आपका r था, उसमें से y आपने निकाल दिया क्योंकि उस पर्टिकुलर फाइबर का वो माइनस कर दिया आपने। सो बाय दिस ds डैश इज इक्वल टू, सेम यही फॉर्मूला लगा देंगे, ds डैश इज इक्वल टू r की जगह पे क्या आ जाएगा r माइनस r डैश, और r डैश को आपने क्या लिखा है r माइनस y आ गया, एंड d थीटा सेम रहेगा आपका। एंड स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ कितनी हो जाएगी, ds थी फिर ds डैश हो गई, तो ये जो गई ओवरऑल ds में से ds डैश निकाल दीजिए, वो चेंज इन लेंथ आ जाएगी अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ क्या होती है, ds थी हमारी। सो बेसिकली एप्सिलॉन स्ट्रेन कितना लिख सकते हैं आप, माइनस के अपॉन माइनस के इंटू वाई, के आपका क्या है डी थीटा बाई डी एस। ओके, इलास्टिक फ्लेक्सुरल फॉर्मूला भी हम पढ़ेंगे, और हुक्स लॉ क्या होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन वेयर स्ट्रेस इज डिनोटेड बाय सिग्मा एक्स इज प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन एक्स। ई यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो गया, एप्सिलॉन एक्स की वैल्यू माइनस के वाई आपने निकाली है, सो ये हो जाएगी माइनस ई इंटू के वाई। If we are talking about the equilibrium condition which gives minus e into k integration of y into d is equals to 0. For example, neutral axis passes through the centroid of the cross section in this figure, and also if we are talking about the summation of moment is equals to 0, which gives the result mz is equals to ek integration of y square into dA ek into iz, iz आप इसको लिख सकते हैं। ओके, तो अगर ये फिगर था कुछ ऐसा, यहाँ पे ये स्ट्रेस जनरेट हो रही है और इसका अगर आप न्यूट्रल एक्सिस के थ्रू कुछ ऐसा बनाएंगे
that gives K is equals to M upon E into Iz, and sigma X is equals to minus Mz Y upon Iz, and sigma max is equals to Mz into C upon Iz. Clear? So basically इसी फिगर से सारी चीजें निकाली गई हैं theory of bending में. Okay. Next topic is beams of composite cross section. So for a beam of composite cross section, as we know that, as we studied earlier, that is sigma x is equals to minus k into y into E for the ith material of the composition, where y is equals to yi internal minus outer. Composite मतलब internal outer दोनों diameter हैं, या दो एलिमेंट मिला के या दो बीम क्रॉस सेक्शन ऐड करके एक पूरा असेंबली बनाई गई है. तो यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस हो गया, ये ए पोर्शन है, ये बी पोर्शन है. ठीक है, ये आपका यहाँ से यहाँ तक y नॉट है, ये आपका y है. ठीक है, ये y ओवरऑल है I. ठीक है, सो y naught is the location of neutral axis from the bottom of the beam, and yi is the location of neutral axis of the ith material. In the figure, yi is equals to ya. From this we get y naught is equals to integration of ei yi dA upon whole integration of ei into dA, where A is the cross section of the corresponding material, and the procedure for the analyzing beam of composite cross section is illustrated in worked out examples. मतलब जो composite beam को solve करने के तरीके हैं वो बेसिक टर्मिनोलॉजी तो यहाँ बता देगी, बाकी आपका न्यूमेरिकल जब भी आगे आप सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में तो कई सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी. ओके, सो बेसिकली दिस इज द बेसिक्स ऑफ द बीम्स ऑफ अ कंपोजिट क्रॉस सेक्शन. कुछ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कंपोजिट बीम आया है तो दो अलग अलग मटेरियल हैं या दो को कंबाइन करके फिर आपने एक बीम बनाया, तो उस चीज के लिए हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो वो सारी चीजें हमें क्लियर हो जाएंगी. सो बेसिकली इन दिस लेक्चर वी स्टडीड अबाउट द बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ द बीम, एंड इन आवर नेक्स्ट लेक्चर we will study the basic examples of solving the shear force and bending moment of a particular beam. So for this lecture, that's enough. Thank you.